राइट फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के बारे में। इंडिया ईयर बुक के अपडेट है। सो इसमें पहला जो लाइन है आपकी इंडिया ईयर बुक में, बहुत अच्छा लाइन है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा जो है, हम लोग 35 से नीचे जो है उसकी पॉपुलेशन में इंडिया नंबर वन है। चाइना हमसे पॉपुलेशन में आगे है, लेकिन उस केस में अगर हम बोले, तो द चाइनीज पॉपुलेशन इज ओल्डर कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन। सो मेरा युवा भारत, MY भारत, it's a autonomous body which supports a digital platform powered by technology for youth development and youth led development। और ये जो माई भारत है, माई भारत मतलब क्या है? मेरा यूथ भारत, ये याद रखिएगा। सो ये मेरा यूथ भारत जो है, ये एक पोर्टल है जो आपको क्या ऑफर करता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम दैट अलाउज द यूथ टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। और इसमें जो पोर्टल है माई भारत पोर्टल, इसमें वॉलंटियर फॉर भारत प्रोग्राम, इसमें क्या है? वॉलंटियर फॉर भारत प्रोग्राम जो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू इंगेज यूथ इन शॉर्ट टर्म वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज। सो अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं? माई भारत पोर्टल पे जा सकते हैं और वहां पर जो है एक्सपीरियंस से अगर आपको लर्न करना है, सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन द वॉलंटियर फॉर भारत प्रोग्राम। ओके। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। सो अभी ये करंट अफेयर से कैसे रेलेवेंट है? मिनिस्ट्री ये जो है बेसिकली यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, देयर इज अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री। ओके, सो उसी के अंडर जो है ये आपका काम करता है। ओके, यस। सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है, उसमें क्या डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना रखा है? दैट इज वन थिंग दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो स्पोर्ट्स के साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है? तो स्पोर्ट्स के साथ काम करता है। तो नाम ही क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसी के अंडर आता है ये सारा। अच्छा, इसमें न्यूज क्या है? वाई करंट अफेयर्स? वो आप सही है, 10 साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन 2024 में उसका कंप्लीशन है। इसका न्यूज ये है कि 2024 में एक ड्राफ्ट नेशनल यूथ पॉलिसी आया था। अब ये मैनिफेस्ट कैसे करेगा? हो सकता है, मुझे ज्यादा इनक्लिंग लग रही है कि मेंस में जो है दिस विल मैनिफेस्ट मोर। ओके, अभी तक बना नहीं है। अभी भी हमारा क्या चल रहा है? 2014 का नेशनल यूथ पॉलिसी चल रहा है। देयर इज अ ड्राफ्ट नेशनल यूथ पॉलिसी विच इज यस येट टू बी एक्सेप्टेड। 2024 में बना था। और ये जो 2014 का पॉलिसी है, इट रिप्लेस 2003 पॉलिसी। तो यूथ पॉलिसी जो है 2003 में बना, उसको हटके रिप्लेस हो गया 2014 में। और उसके बाद 2024 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी है विच हैज बीन ड्राफ्टेड बट इट इज येट टू बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो ये आप याद रखिएगा। हो सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे अगर GS1 मेंस में क्वेश्चन आ जाए, सो वहां पर आप कोट कर सकते हैं दैट नेशनल यूथ पॉलिसी 2024 गिव्स अ डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस। और इसमें यूथ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके MCQ के लिए। यूथ जो है 15 से 29 साल, 15 to 29 ईयर्स एज ग्रुप के जो लोग हैं। ओके, द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स ओल्ड पीपल, दे आर यूथ। ओके, उसके आगे आप जैसे ही 29 पार करेंगे, 29 साल 1 महीने के होंगे, आप अंकल बन जाएंगे। ठीक है। ड्राफ्ट नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो है उसने वो लेके आया था, लेकिन अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू योर इंडिया ईयर। तो ये याद रखिएगा, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 से 29 साल के लोग जो हैं वो यूथ में काउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी। डेमोग्राफिक्स पे क्वेश्चन था 2024 में। इटली, ईरान, याद है? countries which is facing demographic crisis. So there were two questions. One was related to TFR that was taken directly from the India yearbook, chapter 1. And then there was a question कि इटली, ईरान, इन सारी, जापान, इन सारी कंट्री, साउथ कोरिया, यहाँ पर जो है एक डेमोग्राफिक क्राइसिस हो रहा है। ओके, सो 15 से 29 साल के अगर आप हैं तो यू विल बी काउंटेड एज अ यूथ। अगर उसके ऊपर है तो आप अंकल हैं। ठीक है। स्कीम्स फॉर यूथ की हम बात करते हैं। स्कीम्स फॉर यूथ, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो है उसमें आता है। और पहले क्या होता था? 10 स्कीम होता था। पहले क्या होता था? पहले 10 स्कीम होता था।
अब जो है उसको क्या कर दिया गया है, उसको रिड्यूस करके 3 स्कीम में डाल दिया गया। उसको क्या किया गया है, उसको रिड्यूस करके 3 फ्लैगशिप स्कीम्स में डाल दिया गया है। और विच आर दोज फ्लैगशिप स्कीम, एक है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, है ना, नेशनल यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, RYSK, इट्स एन अम्ब्रेला प्रोग्राम जो क्या करता है, जो सब्ज्यूम करता है 7 to 8 स्कीम्स जो पहले चल रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के। उसके बाद एक नेशनल सर्विस स्कीम है, और फिर राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, RGNIYD। ओके, सो तीन, पहले 10 फ्लैगशिप 10 स्कीम्स थे, अब जो है उसको क्या किया गया है, उसको रिड्यूस करके रैशनलाइज करके 3 स्कीम्स में हमने लिमिट कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, नेशनल सर्विस स्कीम और राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। अभी थोड़ा सा यहाँ पर जो है ध्रुव मूवमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट में वो क्या है, थोड़ा हम बाद में बात करें। पहले हम बात करते हैं RYSK के बारे में। सो मैंने ये क्या बताया था, RYSK एक अम्ब्रेला स्कीम है, वो क्या करेगा, अम्ब्रेला स्कीम है विच इज बेसिकली डूइंग व्हाट, सब्ज्यूमिंग मल्टीपल यूथ प्रमोशन स्कीम। उसमें से पहला है नेहरू युवा केंद्र संगठन। ने, नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है 1972 में लॉन्च हुआ था। इट इज द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, लिखा हुआ है आपके इंडिया ईयर बुक में, लेकिन आज तक मैं एक आदमी को नहीं जानता यूथ को जो इसका पार्ट था। डेवलप पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द यूथ। ओके, सो ये क्या कर रहा है, ये पर्सनालिटी और लीडरशिप जो है यूथ का, उसको डेवलप कर रहा है। ऑल्दो इट इज क्लेम्ड इन द ईयर बुक दैट दिस इज द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। ओके, आई नो पीपल इन द NCC, बहुत सारे, मेरी मेरी सिस्टर NCC में थी, बहुत सारे लोगों को मैं NCC में जानता हूँ। NSS वालों को भी मैं जानता हूँ, नेशनल सर्विस स्कीम। मैंने आज तक ना सुना है कि भाई कोई नेहरू युवा केंद्र जो है उसमें जा रहा है। नेशनल यूथ कोर ना मैंने देखा है नेहरू युवा केंद्र, लेकिन फिर भी जो है फैक्ट है एग्जाम के लिए वो पढ़ रहे। नेशनल यूथ कोर 2010 से 11 के बीच में बना था। ये एक ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड यूथ बनाना चाह रहा है। देन यू हैव नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। अम्ब्रेला स्कीम है ये, मतलब अम्ब्रेला स्कीम के अंदर अम्ब्रेला, ये सारे क्या मैं बोल रहा हूँ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कोर, ये RYSK के अंदर है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो क्या कर रहा है, सब्ज्यूम कर रहा है मल्टीपल स्कीम्स को। मैंने पहले ही बताया 10 स्कीम चलाती थी, उसको इन्होंने 2017 के अराउंड 3 स्कीम्स में सब्ज्यूम कर लिया, या उसको रिस्ट्रक्चर कर लिया, आप ऐसे कैसे। नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, तो इसमें अम्ब्रेला स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है यूथ और एडोलेसेंट एक्टिविटीज में। इट ऑर्गेनाइजेस द नेशनल यूथ फेस्टिवल एंड कॉन्फर द नेशनल यूथ अवार्ड एंड द टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो जैसे कोई बच्चा है, कोई छोटा पहाड़ चढ़ लिया, या समबडी हैज गॉन फॉर पैरासेलिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है छोटा मोटा, सो उसको ये अवार्ड जो है मिल जाता है। नेशनल यूथ अवार्ड जो है, यस, नेशनल यूथ अवार्ड जो है वो आपको इसी में दिया जाता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है उसमें दिया जाता है। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद है। ओके, सो ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अच्छा, 12 जनवरी के आसपास और कुछ होता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई प्रोग्राम होता है, प्रवासी भारतीय दिवस होता है इस टाइम में, यस, वेरी गुड। जनवरी के पहले, है ना, जनवरी के सेकेंड वीक में प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है, जिसमें OCI और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये जो है आपका इसको, ओके, यस। सो एक जो है आपको बाल पुरस्कार भी होता है, ओके, ब्रेवरी अवार्ड कहते हैं, जिसमें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है। और वो बेसिकली हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आग से बचा लिया किसी ने अपनी सिस्टर को, या मगरमच्छ से लड़ गया, समथिंग लाइक दिस। सो उस केस में जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है।
ओके, उस समय इसमें हमने ये भी बचपन में सुना था कि इनको हाथी पे बैठा के और इनको रिपब्लिक डे परेड में अ, जो है इनको घुमाया जाता है ना। तो हाथी तो अब नहीं घुमाया जाता है, अब आई थिंक दे गो इन द कार। हाँ, अब कार में, पहले जब 60s 70s की बात होती थी तब उस समय जो है। सो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड किसको दिया जाता है? 18 साल से कम के 25 बच्चों को दिया जाता है। ओके, तो इसमें पॉस्थुमस भी होता है, जो बच्चे ब्रेवरी दिखाते दिखाते अनफॉर्चुनेटली दे पास अवे, सो उनको जो है ये अवार्ड जो है दिया जाता है। ओके, सो ये बेसिकली जो है दिस इज वेरी पॉपुलर। ओके, दिस इज वेरी पॉपुलर। और ये कब बनाया गया था? इसका इसका हमने बचपन में पढ़ा था। 1957 में हुआ क्या था कि नेहरू जी जो हैं गए थे कहाँ पर? रेड फोर्ट में। ओके, जो रामलीला ग्राउंड है, रेड फोर्ट के पास में क्या है? रामलीला ग्राउंड है। और वहां पर जो है एक परफॉर्मेंस हुआ था जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो जो टेंट था उसमें बहुत ज्यादा आग लग गई थी और नेहरू जी की जो है जान खतरे में थी। तो एक 14 साल के लड़के थे, स्काउट थे, बॉय स्काउट थे, उनका नाम था हरीश चंद्र मेहरा। सो दैट हरीश चंद्र पर्सन, ही टुक आउट हिज बॉय स्काउट नाइफ, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो टेंट जिसमें आग लगी थी उसको निकाल लिया और जितने आदमी थे उनकी जान बचा ली। तो ये जो पहले हरीश चंद्र जी थे उनको पहला पहला नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो है इनको दिया गया था। और ये जो है उसके बाद ICCW जो है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, उनको दिया जाता है। ओके, उसके बाद जो है एक और, ओके, एक और जो है बहुत फेमस केस था। आपने सुना था कि संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, दो दो किड्स थे उनके बारे में, जिनको एक रंगा और बिल्ला करके एक क्रिमिनल था, उन्होंने उसको पकड़ लिया था। यस, बहुत फेमस था, 1970s का था। तो उनको क्या किया था, दोनों भाई बहन थे, वापस आ रहे थे घर ट्यूशन पढ़ के, तो उनको जो है किडनैप कर लिया गया था। तो उन्हीं के नाम पे जो है संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड दिया जाता है, बिकॉज दे बहुत जो क्रिमिनल था उसको दोनों भाई बहन खूब परेशान कर किए, उसके बाद उनकी मौत हुई। सो आफ्टर दे पास्ड अवे, सो वेरी 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 ट्रैजिक फॉर देयर पेरेंट्स, बट उनके बाद जो है इनको संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा अवार्ड जो है उसको दिया गया था। और ये जो है एक बॉय, संजय चोपड़ा अवार्ड दिया जाता है एक बॉय को दिया जाता है, और गीता चोपड़ा अवार्ड जो है वो गर्ल को दिया जाता है। ओके, सो इस चीज को जो है आप याद रखिएगा। आप कुछ कहीं जा रहे थे या शायद ट्यूशन से लौट रहे थे, तो उनके उनके फादर जो है उनको खोजने निकले अपने स्कूटर से रात को। तो बाद में पता चला एक हिस्ट्री शीटर था जिसका नाम था, मतलब नामी दामी देखिए, रंगा और बिल्ला। मतलब जो हम पढ़ते हैं ऐसे क्रिमिनल्स, हार्ड एंड क्रिमिनल्स के नाम होते हैं रंगा एंड बिल्ला बिल्ला। यूथ हॉस्टल्स के बारे में हम बात करते हैं। इट वॉज बिल्ड टू प्रमोट यूथ ट्रैवल एंड जॉइंट वेंचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, और यूथ, दिस इज अगेन अंडर, और जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ ना सारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के अंदर है। यस, दिस इज अंडर RYS के, यू आर करेक्ट। सो यूथ हॉस्टल जो है जॉइंट वेंचर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और स्टेट गवर्नमेंट क्या देती है? लैंड देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है कनेक्शन, और वाटर कनेक्शन देती है, प्लम्बिंग वगैरह में हेल्प करती है। यूथ हॉस्टल्स बनता है। और ये कहाँ पर होता है? ये नेशनल इम्पोर्टेंस जो धरोहर जिनको हम कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारी चीज जो है उनके आसपास ये यूथ हॉस्टल्स खोले जाते हैं, ताकि एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो यूथ है वो इंडिया से जुड़ सके। ओके, बट अगेन आई हैव नेवर सीन अ यूथ हॉस्टल्स अंडर द RYS। नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम, NYLP। सो ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब 100% पैसा कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और ये 2014 में है, आया था। और ये 15 से 29 साल के बच्चों को आइडेंटिफाई करता है, और उनको जो है हु हैव डन समथिंग, मान लो जैसे कि 18 साल में ही कोई किसी ने स्टार्टअप से करोड़ों कमा लिए, तो ही इज अ लीडर इन हिज इंडस्ट्री। सो उसको जो है बुला के एंड उनको कनेक्ट करवाया जाता है, समथिंग लाइक दिस, उसको उनको नर्चर कराया जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। ओके, और NYLP जो है नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम, ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें बहुत सारी चीजें की कराई जाती है। इसमें नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट है। सो यूथ पार्लियामेंट में आपने
जो यूनाइटेड नेशन मॉडल पार्लियामेंट में सभी ने लिया होगा, है ना। आप वो लेते होंगे, सूट सूट और साड़ी वगैरह पहन के जाते थे, है ना, बचपन में 1000-1500 रुपए लिया जाता था, खाना भी मिलता था। सो उसी तरीके से यूथ पार्लियामेंट होता है। उसके बाद यूथ फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन नेशनल यंग लीडर्स अवार्ड दिया जाता है, देन देर इज अ नेशनल यूथ एडवाइजरी काउंसिल, एंड देन देर इज अ नेशनल यूथ डेवलपमेंट फंड। हम बात करते हैं नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में। सो नेशनल सर्विस स्कीम जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। तो इसका बारे में सभी ने सुना होगा, एनएसएस और एनसीसी क्लब्स तो हर हर किसी के स्कूल में होते थे, है ना। सो एनएसएस जो है आपका, वो 1969 में, इसका मोटो इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या है? नॉट मी बट यू। बिकॉज अगर आप 2021 का प्रीलिम्स देखेंगे, सो मोटोज यूपीएससी पूछती है। दे हैड आस्क्ड अबाउट द मोटो ऑफ 2024 2020 ओलंपिक्स। ओके, सो एनएसएस का मोटो क्या है? नॉट मी बट यू। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सर्विस बिफोर सेल्फ के बहुत बड़े प्रोपागेटर थे। एंड एजुकेशन थ्रू सर्विस इज द पर्पस ऑफ एनएसएस। तो एनएसएस, देखिए, यही डिफरेंस है इंडिया और चाइना में। तो नेशनल सर्विस स्कीम जो है, ये सेम स्कीम चाइना में माओ से तुमने मैंडेटरी कर दी। ओके, मैंडेटरी मतलब, जितने जी जिनपिंग जब एक बच्चा था, तो वो माओ के समय एक छोटा बेबी था। सो ही यूज टू गो टू रूरल एरियाज, और वहां पर मैंडेटरी था सबको रहना, रूरल एरियाज में जाके पीजेंट से सीखना। ये जो एनएसएस है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वही चीज कर रहे हैं जिसमें, जैसे क्या करते हैं एनएसएस वाले? पेड़ लगाना, सफाई करना, रूरल एरियाज में जाके काम करना, जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाना, ऑल दीज थिंग्स। ओके, ऑल दीज थिंग्स, ये जो है एनएसएस में होता है। नॉट मी बट यू, समझ रहे हैं? आप मेरे से पहले हैं, मैं आपको सर्विस कर रहा हूं, ठीक है। सर, आपको मैं सर्व कर रहा हूं। आई एम कीपिंग यू बिफोर मी। सो नॉट मी बट यू जो है, इसका मोटो है। ओके, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, तो यही है ब्रू मूवमेंट। कहां पर है ये? श्री पेरुम्बुदूर, तमिलनाडु जो है। तो वहां पर, इसको वहां पर क्या हुआ था? वहां पर जो है, ही वॉज असासिनेटेड। ओके, सो असास जहां पर उनको उनकी असासिनेशन हुई थी, वहीं पर राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट जो है, वो देखा गया था। एंड इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड इट इज अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द डी नोवो कैटेगरी। 2008 में इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी बताया गया था। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। सो स्पोर्ट्स जो है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में बात करते हैं। उसमें 6 मेडल्स जो है आए थे, इंक्लूडिंग 1 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज। नीरज चोपड़ा साहब जो है, उनको सिल्वर मिला था। पहला जो था अरशद नदीम, पाकिस्तान के जो थे, उनको गोल्ड मिला था। अमन शहरावत जो है, उनको ब्रोंज मिला था रेसलिंग में। इंडियन हॉकी टीम को ब्रोंज मिला था। भाई, लग रहा है कि एसएससी का कोचिंग दे रहा हूँ, बैंकिंग का। और शूटिंग में कौन कौन थे? मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले। बेचारे सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले जो है, कोने में रह गए थे। एंड जो मनु भाकर जी हैं, शी शी गॉट द लाइमलाइट बिकॉज शी वन 2 मेडल्स। इनको जो है 2 मेडल मिला था। एक सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने मिक्स में लिया था, और एक इंडिविजुअल जो है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और स्वप्निल कुसाले को इंडिविजुअल मेडल जो है मिला। सो ये याद रखिएगा, इंडियन हॉकी टीम, जो मेंस हॉकी टीम है, ब्रोंज जीती थी। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला था, अमन सहरावत को रेसलिंग में ब्रोंज मिला था। और पैरालंपिक्स, इट वाज नॉट इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, ओलंपिक्स जो है, उसमें इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था। यस। सो पैरालंपिक्स 2024 की बात करते हैं। ये पैरालंपिक्स जो है, उसके बाद होता है, मतलब ओलंपिक्स के जस्ट बाद सेम वेन्यू में होता है। जैसे ही ओलंपिक्स आपका खत्म होता है, उसके जस्ट बाद जो है पैरालंपिक्स होता है। तो उसमें इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस इन हिस्ट्री था, और 18th प्लेस आया इंडिया को मेडल्स टैली में, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज, टोटल 29 मेडल्स जो है, ये इसमें दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। ऐसे यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। लास्ट पेज में आई रिमेम्बर टैकलिंग देम। सो बेस्ट परफॉर्मेंस इन पैरालंपिक हिस्ट्री, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है। ओके, 2024 का जो हमारा ये था,
जो हमारा ओलंपिक्स था, उसका स्लोगन क्या था? एनीबडी नोज दैट? उसका स्लोगन या मोटो हम कह सकते हैं। सो इसका मतलब था गेम्स वाइड ओपन। ओके, क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ओके, सो दिस वाज द स्लोगन। अब ये स्लोगन क्यों था? स्लोगन क्यों था गेम्स वाइड ओपन? इसके पीछे का रीजन था, कोविड से हम निकल रहे थे, है ना? कोविड से हम निकल रहे थे, इसीलिए जो है ये गेम्स वाइड ओपन, मतलब अब वी आर रिटर्निंग बैक टू नॉर्मलसी, एंड इट इज इनकरेजिंग द पीपल कि आप वापस आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, है ना, विद अदर पीपल। नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। बिकॉज इफ यू नो, जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स था, वो 2021 में हुआ था, है ना? अब हम बात करते हैं रीसेट प्रोग्राम के बारे में। तो दिस इज द रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। रीसेट क्या है ये? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्च्ड इन 2024। ये कब लॉन्च हुआ था? 2024 में लॉन्च हुआ था। और ये क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है रिटायर्ड एथलीट्स को, who have represented the country by providing them with necessary knowledge to transition into the private sector and the other sectors। मतलब अब देखिए क्या होता है, स्पोर्ट्स जो है ना, इट्स अ पिरामिडल गेम। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं? पिरामिडल, जैसे यूपीएससी भी पिरामिडल है। इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ऐसा होता है, देखिए। ये पिरामिड जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, सम पीपल विल बी एट द टॉप एंड मेजोरिटी विल बी एट द बॉटम। मतलब क्या होता है, 70 लोग आईएएस बनेंगे और बाकी लोग कुछ नहीं बनेंगे। उसी तरीके से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सो देयर विल बी ओनली 11 स्पॉट्स। देयर विल बी ओनली 11 स्पॉट्स, और बाकी के लैक्स ऑफ क्रिकेटर्स जो हैं, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक इनटू द, यू नो, द प्रोफेशनल इवन आफ्टर ट्राइंग टिल 30। सो अब उस टाइप के जो लोग होते हैं, उनका करियर रीसेट करने के लिए ये प्रोग्राम, तो नाम ही रीसेट रख दिया इन्होंने। दैट इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगेन, अगर आप कह सकते हो उस तरीके से, अब्रीविएशन की पराकाष्ठा। सो रीसेट प्रोग्राम क्या करता है? जैसे आपको हेल्प करता है कि ये कोर्स कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो, तब आप बैंक में नौकरी लग जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ओके, हम बात करते हैं चेस ओलंपियाड के बारे में। 2023 में चेस पे क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, जो तमिलनाडु में चेन्नई में चेस ओलंपियाड हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस पे एक क्वेश्चन आया था। सो जो आपका इंडिया ईयर बुक में, उसके बारे में बता देता हूँ। सो इंडिया चेस चेस ओलंपियाड टीम जो है, इट वन गोल्ड इन बोथ ओपन एंड विमेन्स कैटेगरी। सो ओपन और विमेन्स कैटेगरी जो है, उसमें 45th चेस ओलंपियाड था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस टीम में कौन था? मेंस टीम में विदित गुजराती, अर्जुन एरिगासी, आर प्रगनंदा, पेंटाला हरिकृष्ण और डी गुकेश। ऑल दीज पीपल वेर देयर। सो इसमें याद रखिएगा, एंड ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आई थिंक दे वेर मेंटर्ड बाय आनंद विश्वनाथन, है ना? दैट इज हिज नेम, द चेस मास्टर, यस, विश्वनाथन आनंद। तो विमेन्स टीम की बात करते हैं। दिव्या देशमुख, डी हरेका, तानिया सचदेव, वैशाली रमेश बाबू। तो आर प्रगनंदा की जो सिस्टर है, वो है वैशाली रमेश बाबू। सो बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, दे प्ले चेस। और वंतिका अग्रवाल, दीज वेर द पीपल। ये आपके इंडिया ईयर बुक में दिया हुआ था। आई कैन नॉट कमेंट हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, बिकॉज यूपीएससी मिक्स एंड मैच करते रहे। ओके, सो ये याद रखिएगा। 45th चेस ओलंपियाड था, और इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड जीता, ओपन और विमेन्स कैटेगरी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, आई थिंक ये सभी ने सुना होगा, टॉप्स प्रोग्राम। बहुत सारे जो हमारे एथलीट मेडल लेके आए हैं, वो टॉप्स के अंदर ही हैं। सो इंडिया का परफॉर्मेंस जो है, पोडियम फिनिश कराने के लिए, पोडियम फिनिश मतलब क्या होता है? मेडल लाना। अगर आपको ब्रॉन्ज भी आ जाए तो यू आर ऑन द पोडियम। सो मेडल्स लाने के लिए ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को ये कवर कर रहा है। और 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसके बाद 2018 में इसको रिवैम्प कर दिया गया, टू एस्टैब्लिश टेक्निकल सपोर्ट टीम फॉर मैनेजिंग द टॉप्स एथलीट। सो ये जो टॉप्स एथलीट होते हैं, इनको 50,000 रुपए दिया जाता है महीने का स्टाइपेंड। और ईच एथलीट इज गिवन कोचेस। अगर फॉरेन कोच चाहिए तो फॉरेन कोच मिलता है। इक्विपमेंट आपको कोई सा भी चाहिए। देखिए होता क्या है,
जैसे आर्चरी की मैं बात करूं, it is not possible for a middle class person to pursue archery. It is not possible for a middle class person to pursue golf because उसका किट ही इतना महंगा आता है। मान लिया मैं बहुत अच्छा गोल्फ खेलता हूँ और मुझे एमेच्योर से प्रोफेशनल में जाना है, सो 3 लाख 4 लाख 5 लाख का सेट मैं कहाँ से खरीदूंगा? सो इस केस में द गवर्नमेंट कम्स इन एंड इट फंड्स माय इक्विपमेंट। जैवलिन है, जैसे नीरज चोपड़ा के पास कैसे इतना पैसा आएगा कि वो बहुत सारे जैवलिन्स खरीद ले? ठीक है, ही नाउ ही इज वेरी वेल ऑफ, बट जब वो स्ट्रगल कर रहे थे या आगे बढ़ रहे थे, जब वो डेवलपमेंट फेज में थे, सो उस केस में कैसे? अब जैसे आपने रेसलर्स का नाम लिया, तो रेसलर्स एक दिन की खुराक उनकी 300 ग्राम प्रोटीन, एंड यू नो इन इंडिया द प्रोटीन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो उस सब का पैसा कहाँ से आएगा? तो यही टॉप्स क्या करता है, दैट ये एक मंथली स्टाइपेंड देगा 50,000, जिससे आप अपना प्रोटीन जो है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद फॉरेन जाना है, तो बहुत सारे बॉक्सर्स कहाँ जाते हैं? सेंट्रल एशिया जाते हैं, अजरबैजान जाते हैं हमारे रेसलर्स। ओके, तो वहां रहना, वहां के होटल का खर्चा, हमारे जो नीरज चोपड़ा है, ही सेड कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है और मुझे स्टॉकहोम जाना है, क्योंकि स्टॉकहोम में जैवलिन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां कोचेस हैं, तो उसको नीरज चोपड़ा को भेजना, वहां पर रखना, ये सारी चीजें जो है टॉप्स के अंदर आता है। सो ये सारी चीजें जो है, ये आपको टॉप्स में रहता है ताकि हम पोडियम फिनिश करें। ओके, तो अभी हाँ, आरटीआई से हमें पता चला था कि करोड़ों रुपए जो है पर एथलीट खर्च किए गए थे, एंड दैट लेडी हु, कौन थी जो, विनेश विनेश थी, या हु वाज दैट लेडी जो अभी एमएलए बन गई, शी लॉस्ट आउट ऑन द मेडल बिकॉज ऑफ वेट, विनेश फोगट थी। सो विनेश फोगट जो है, उनपे 70 लाख रुपए खर्चा हुआ था। ये जो नीरज चोपड़ा है, उनपे करोड़ों खर्चा हुआ है। तो ये खर्चा क्यों हुआ है? ताकि हम पोडियम फिनिश कर सकें। ओके, और इसमें 50,000 रुपए, मीराबाई चानू है, उनपे भी लाखों खर्चा हुआ। बॉक्सर्स हैं, पंगाल, अमित पंगाल करके हैं, उस पे भी लाखों खर्चा हुआ। उनको तो जो कोच हायर होते हैं, फॉरेन कोचेस, उनकी सैलरी देना, सब टॉप्स के अंदर आता है। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए मिशन ओलंपिक सेल जो है, ये आपका बनाया गया था। सो दिस इज अ डेडिकेटेड बॉडी क्रिएटेड टू असिस्ट द एथलीट्स हु आर सेलेक्टेड अंडर द टॉप स्कीम, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी। तो इसमें असिस्टेंस क्या होता है? देखिए, फॉरेन कंट्री में रहना बहुत मुश्किल है। वहां पर इमरजेंसी आ जाती है, घर वापस आना है इमरजेंसी में, टिकट कटाना है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट द मिशन ओलंपिक सेल एंड दे कैन डू दिस। ओके, अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एंड आई थिंक ये यूपीएससी, एज अ यूपीएससी कैंडिडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एनी रीजन दैट यूपीएससी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो साई इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए? बिकॉज जो यूपीएससी के, आप अगर जाते हैं इंटरव्यू तक, नॉट पीवाईक्यू, अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, तो आप इसमें ग्रेड 1 ऑफिसर लग सकते हैं। उसका जो है साई में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर आपको ऑफर आता है। अगर आप यूपीएससी के ऑप्ट करते हैं, यूपीएससी की स्कीम चलती है जिसमें साई है और जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक चले जाते हैं तो आपको ऑफर, अगर वैकेंसी रही, तो आपको एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विच इज ग्रेड 1, सेम आईएएस का स्केल होता है, मतलब जो आईएएस तो नहीं होता है लेकिन आईएएस के स्केल पे आपको मिलता है। सो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी दैट इज ऑल्सो देयर फॉर यू इफ यू मेक इट टिल द इंटरव्यू स्टेज। And Sports Authority of India, it was established in 1984 as a registered society, primarily to ensure effective maintenance and optimum utilization of sports infrastructure that was built in Delhi during Asiad। तो एशियाड जो है 1982 का, उसके अंदर था। तो किसकी जिम्मेदारी थी 1982 एशियाड की? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1982 एशियाड? द प्रोजेक्ट मैनेजर। इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, आफ्टर अ गैप ऑफ 30 समथिंग ईयर। पहला एशियाड भी इंडिया में ही हुआ था। सो राजीव गांधी जो है, ही, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, राजीव गांधी टुक द इनिशिएटिव। उनको जो है, बिकॉज संजय डाइड, तो राजीव गांधी जो है, उनको ये दिया गया था इनिशिएटिव कि आप जो है इसको देखें। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, एनीवेज, एशियाड जो है हुआ था। तो अब देखिए होता क्या है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? अब आप कहेंगे कि यार इतना सा, इतने से काम के लिए
ये जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, पता है ग्रीस जो है उसने 2004 ओलंपिक्स उसको होस्ट किया था। ग्रीस जो है उसने 2004 ओलंपिक्स, तो उसमें उसने क्या बनाया था, उसमें जो है उसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, और उसके कारण क्या हुआ था, उसके कारण ये हुआ था कि वो बैंकरप्ट हो गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दे बिकेम वाइट एलिफेंट्स। एक बार जब आपका खत्म हो गया ओलंपिक्स, सारे एथलीट्स चले गए ग्रीस छोड़ के, तो इट वेंट इनटू डिसयूज, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन उतनी थी नहीं कि लोग वो यूज कर सकते। तो वही चीज हुआ, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा होगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम विलेज था, आज के डेट में इट हैज बिकम गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ओके, सो वो एसबीआई, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन लोग को दे दिया गया है और उसमें उनके ऑफिसर्स रहते हैं। ओके, साई जो है इट्स अ नोडल एजेंसी। तो पहले साई का मैंडेट क्या था, इनिशियली इसका मैंडेट था एशियाड के लिए जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसका मेंटेनेंस और यूटिलाइजेशन करना। अब जैसे आपने स्विमिंग पूल बना दिया, स्विमिंग पूल तो स्विमिंग करके चले गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए उसमें, लेकिन फिर क्या है, साई क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा, लोगों को बाहर से इनवाइट करेगा जो सिविलियंस हैं, आप आइए 400-500 रुपए फीस दीजिए और स्विमिंग कीजिए। ओके, बिकॉज यूटिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करता है साई, पहले तो वो एशियाड का हैंडल करता था इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के डेट में इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है और ट्रेन करता है स्पोर्ट्स पर्सन को। साई कहां से ऑपरेट साई क्या ऑपरेट करता है, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन थिरुवनंतपुरम, और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर इन शेलारू हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन थिरुवनंतपुरम, और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर एट शिलारू हिमाचल प्रदेश। और कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है साई, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, जिसमें टैलेंट जो है हर स्पोर्ट्स में खोजता है, और आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी जो है इसको भी चलाता है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है 2018 में, कहां पर, मणिपुर में। कहां पर बनी है, मणिपुर में बनी है, सो इसको याद रखिए। खेलो इंडिया, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मींस 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देगी। और खेलो इंडिया जो है इट्स अ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। और ये जो है तीन स्कीम को मर्ज करके बनाया गया है, जिसमें राजीव गांधी खेल अभियान है, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टॉप्स, जो टॉप्स है उसमें एस्टैब्लिश्ड एथलीट्स की बात हो रही है, ऑलरेडी जिसने अपना मेटल प्रूफ कर दिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, उनको जो है लेके और फर्दर पॉलिश करके ओलंपिक्स में भेजेंगे। खेलो इंडिया इज फॉर जनरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। इसमें क्या करेंगे, लोगों को जो है हम हेल्प करेंगे, कोई भी अगर टैलेंटेड आदमी है तो उसको आइडेंटिफाई करने में। तो ये क्या है, राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एंड नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, इसको सब्ज्यूम करके खेलो इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो बनाया गया। अब हम बात करते हैं फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में। इट्स अ पीपल सेंट्रिक मूवमेंट। तो अब ये क्या है, ये देखिए, जो टॉप्स था, जो खेलो इंडिया था, दैट वाज फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, मतलब वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक था कि इंडिया से भी स्पोर्ट्स पर्संस निकले और दे परस्यू इट एज अ करियर। बट दिस फिट इंडिया प्रोग्राम इज फॉर एवरीबडी, फॉर द इंटायर 1.5 बिलियन पीपल इन इंडिया, और एक पीपल सेंट्रिक मूवमेंट है जिसको वॉलेंट्री बेसिस पर रन किया जाता है, और इसमें 30 मिनट्स, इनका स्लोगन भी यही है, 30 मिनट आप जो है अपना अपने डेली दीजिए। मोदी जी भी कहते रहते हैं 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को पसीना निकलना चाहिए। So the citizens are encouraged to spend at least 30 minutes every day on fitness, and it was launched in 2019 to make fitness an integral part of daily life. इसको किसी इन्वायरमेंटल स्कीम के साथ आप क्लब करना चाहेंगे? यस, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, दिस इज द फिट इंडिया प्रोग्राम। लाइफ बहुत बढ़िया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो है ये भी मोदी जी का है कि 1 बिलियन लोग को हम सस्टेनेबल हैबिट्स जो है सिखाना चाह रहे हैं।
देन प्रमोशन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के लिए एक नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग खोला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में ही। उसके साथ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताए थे आपको, साई जो चलाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन का जो तिरुवनंतपुरम में है, और एक हाई अल्टीट्यूड स्कूल कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग क्या, देखिए होता क्या है कि जैसे मैं एक रेसलर हूँ और मैंने रेसलिंग की, थोड़ा बहुत मेडल्स जीते, लेकिन आई कुड नॉट मेक इट टू द इंटरनेशनल स्टेज, बट आई एम अ गुड गुड स्पोर्ट्स पर्सन। उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है आई कैन इनरोल इन द नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग, वहां से मैं एक सर्टिफिकेशन कर सकता हूं एंड आई कैन बिकम अ सर्टिफाइड रेसलिंग कोच, सर्टिफाइड बॉक्सिंग कोच और एनी कोच। ओके। जैसे अगर आप देखेंगे यूरोप में भी लाइसेंस होता है, यू हैव इफ यू वांट टू बिकम अ फुटबॉल मैनेजर यू हैव टू गेट अ यूईएफए लाइसेंस। ओके। यूईएफए लाइसेंस जो है आपको चाहिए होता है, तब आप जाके फुटबॉल कोच बन सकते हैं। उसी सेम तरीके से यहाँ नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग में जाके आप एक लाइसेंस ले सकते हैं, आप अपना एक डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद यू कैन गो एंड बिकम अ कोच। नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये स्पोर्ट्स साइंस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है उस पे काम करेगा। एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सफदरजंग हॉस्पिटल जो है उसमें इन्होंने बना रखा है, यस दिल्ली में ही है। और ये जो नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च है, ये सेटअप कहाँ हुआ है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में साई का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसी में। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, एनएसडीएफ, ये क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है रिसोर्सेस को फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस। तो एनआरआई हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप भी पैसा दीजिए ताकि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट फंडिंग जो है वहां से हम पैसा ले सके। ओके। और ये जो फंड्स होते हैं ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए यूज होते हैं। इन इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, सो ये क्वेश्चंस आए थे आपके 2023 प्रीलिम्स में। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ओके, सो दिस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इट वाज लॉन्च्ड इन 1991 एंड इट वाज अर्लियर कॉल्ड द राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया मेजर ध्यान, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। 25 लाख रुपए दिया जाता है, तो जैसे परमवीर चक्र टॉप होता है ना और अशोक चक्र टॉप होता है, उसी तरीके से ये जो ध्यानचंद खेल रत्न है, दिस इज द टॉप मोस्ट। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एक स्पेक्टैक्युलर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना पड़ता है 4 साल लगातार। प्रिसीडिंग 4 इयर्स में अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है तब जाके आपको खेल रत्न मिलेगा। दिस इज द टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स ऑनर पॉसिबल। उसके बाद सेकेंड लेवल पे आता है अर्जुना अवार्ड, ये 1961 में बना था, वेर एज ये खेल रत्न 1991। अर्जुना अवार्ड इज पुराना, अर्जुना अवार्ड इज ओल्डर, ये चीज याद रखिएगा। और अगर आपको एलिजिबल होना इस अवार्ड के लिए 4 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देना ही है, उसके साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप और सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी दिखाना है आपको। 15 लाख रुपए जो है आपको मिलेंगे। ध्यानचंद खेल रत्न में कितना मिलता है, 25 लाख, इसमें 15 लाख, उसके साथ एक स्टैच्यू मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा और सेरेमोनियल ड्रेस मिलेगा। ओके। सो वो देखा है आपने अर्जुना, ओके, अर्जुना अर्जुना बो जो ऐसे बो कर रहा है, बैठा हुआ है एक पैर पे, है ना, उस तरीके से वो स्टैच्यू मिलता है। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी है, अगर आपने महाभारत पढ़ रखी है तो द्रोणाचार्य कौन थे, ही वॉज अ कोच। ओके, ही वॉज अ गुरु जी, ही वॉज अ कोच। ये एमिनेंट कोचेस जिन्होंने ऐसे लोगों को 1985 में बना था, ऐसे कोचेस जिन्होंने ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन किया है हु हैव वन आइदर ओलंपिक और सम इंटरनेशनल एक्कोलेड, तो उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। 2 टाइप के लोग होते हैं इसमें, एक होता है 15 लाख दिया जाता है किसको, लाइफ टाइम कैटेगरी वालों को, और 10 लाख दिया जाता है किसको, रेगुलर कैटेगरी वालों। ओके। 15 लाख किसको दिया जाएगा, लाइफ टाइम कैटेगरी, 10 लाख किसको दिया जाएगा, रेगुलर कैटेगरी। देन यू हैव द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, और ये किसको दिया जाता है, 1956-57 में बना था,
टॉप ओवरऑल परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। कोई भी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होती है, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस जो करता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद बियर। यस, ही वाज एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो समझ में आता है क्यों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स में इनका नाम। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये भी पूछा गया था, लेकिन ये किसको दिया जाता है? ये जो है ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में काम किया, लेकिन वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे आरबीआई है, मान लो उसने जो है 5-6 स्पोर्ट्स पर्सन को अपने पेरोल पे रख लिया, या एक नौकरी दे, और उनको बोला कि आपको मैं सैलरी देता रहूंगा, आप बेफिक्र खेलिए। केएल राहुल है, केएल राहुल, सो केएल राहुल इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट his mother was more happy when he got a government job than when he started to play for India. Okay, so राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में आया था, विथ व्यू टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में दिया गया है एंटिटीज अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोचेस। तो इसमें कौन कौन हो सकता है? रेलवेज हो सकता है, रेलवेज भी काफी काम करता है, अगर एमएस धोनी की मूवी देखी होगी आपने। आरबीआई हो सकता है, एयर इंडिया, और कौन हो सकता है? रिलायंस और महिंद्रा। महिंद्रा देता है ना थार, आनंद महिंद्रा साहब देते हैं ना थार। ओके, सो ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, दिस इज नॉट गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन और कोचेस, दिस इज गिवन टू एंटिटीज हु हैव प्रमोटेड स्पोर्ट्स अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन। तो 4 कैटेगरीज होती है इसकी। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग बडिंग टैलेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे अडानी अभी आई थिंक चला रहा है ट्राइबल एरियाज में, उसमें ट्राइबल स्पोर्ट्स पर्सन को ही प्रमोट्स, तो वो क्या कर रहा है, नर्चर कर रहा है बडिंग टैलेंट को, तो हो सकता है ये अवार्ड उसको चला जाए। उसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज, जैसे वेदांता चलाती है, वेदांता ग्रुप जो है वो भी चलाती है माइनिंग एरियाज में ट्राइबल किड्स के लिए। देन इंकरेजमेंट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जोमेटो ने अपना सीएसआर से एक स्टेडियम बनवा दिया, या कुछ इस तरीके का काम कर दिया, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर कर दिया। सो जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू बहुत बहुत काम करता है ये, जेएसडब्ल्यू आई थिंक इट हैज डन विथ नीरज चोपड़ा। सो उनको ये अवार्ड मिल जाएगा इस कैटेगरी में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड वेलफेयर मेजर। अगर आपकी कंपनी स्पोर्ट्स पर्सन या रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को एम्प्लॉय कर रही है लार्ज स्केल पे, तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। तो इसमें आरबीआई है, रेलवेज है, एयर इंडिया है, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन है ना। देन स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, अगर आपने बेसिक डेवलपमेंट में काम किया है, इसमें कोई कैश प्राइज नहीं देता है, इसमें सेंस भी नहीं बनाता है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप बेफालतू में जो है उसको खर्च कर सकते हैं ये फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए, तो कैश प्राइज दे के फिर सेंस नहीं बने। 25 लाख रुपए बहुत है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, इट इज अ वेरी लाइफ चेंजिंग अमाउंट। ओके, यहाँ पर जो है आपको कैश प्राइज नहीं दिया जाएगा, बिकॉज आपके पास इतने पैसे हैं कि ऑलरेडी आप स्टेडियम वगैरह और लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, तो फिर दे के क्या फायदा, है ना। सो ये एक याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में किसी भी टाइप का कैश प्राइज नहीं मिलता है। देन अ स्कीम ऑफ पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है, इसको लॉन्च किया गया था 1994 में। और इंडियन सिटीजन्स हु हैव वन मेडल्स इन ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा ओलंपिक्स एंड पैरा एशियन गेम्स, अगर आप हैं तो उस केस में जो है आपको दिया जाता है गोल्ड। अगर मेडल लाए हैं आप ओलंपिक्स वगैरह में, तो आपको 20,000 रुपए महीना, अगर सिल्वर लाए हैं तो 18,000, ब्रॉन्ज लाए हैं 16,000, और अगर आपने टॉप 5 ऐसे कुछ फिनिश किया है तो 14,000, 15,000 ऐसे मिलता है। अगर 30 इयर्स आपका हो गया है और एंड यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पेंशन फॉर लाइफ। देखिए होता क्या है, पीपल दे फॉल ऑन हार्ड टाइम्स। ऐसा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, दे फॉल ऑन हार्ड टाइम्स। छोटी मोटी नौकरी, गार्ड का काम करना, मोमोज बेचना, हमने बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज देखी है। सो उनकी डिग्निटी के लिए जो है ऐसा ना हो कि हाउ शेमफुल इट विल बी कि अगर हमें पता चलेगा कि एक ओलंपिक प्लेयर एंड ही इज ऑन द स्ट्रीट्स, तो इंडिया के रेपुटेशन के लिए और इंडिया की डिग्निटी के लिए अच्छा नहीं है। तो उनको जो है एक स्टाइपेंड टाइप का 20,000 रुपए, अब पहले 10 दिया जाता था, उसके बाद अभी रिसेंटली 2018 में डबल कर दिया गया 20,000।
जो है वो कर दिया गया। हाँ, एक रेसलर का आया था, ही वाज सेलिंग सम रोल्स और रैप्स ऑन द स्ट्रीट्स। ओके, बहुत हार्ड टाइम्स पे था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपका टेलीग्राम में पूछा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड 1982 में था, इसको नेशनल वेलफेयर फंड के नाम से स्टार्ट किया गया था। बाद में उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया गया 2018 में। ये असिस्ट करता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ यस्टर ईयर को हु आर लिविंग इनडिग्नेंट लाइफ। ये कहीं सुना है आपने इनडिग्नेंट? इसके पहले अन्नपूर्णा स्कीम में सुना था, 65 ईयर ओल्ड पीपल हु इनडिग्नेंट सीनियर सिटीजन। सो इनडिग्नेंट का मतलब क्या है? पीपल हु हैव फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स। अभी तो हमने बात किया कि देखिए यहाँ पर तो अगर आप पोडियम फिनिश कर रहे हैं तब आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन ऐसे भी जो है आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, पोडियम फिनिश नहीं भी किया आपने, ओलंपिक्स मान लिया खेल लिया, उस केस में अगर आपकी फैमिली, ऐसा खबर आता है क्या कि 1950s में कोई हॉकी का बादशाह था और उसकी फैमिली आज रिक्शा चला रही है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। तो उस केस में जो है उनकी फैमिली को सपोर्ट करना, स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करना, अगर उनको इंजरी हो गई है, फेटल नहीं, फेटल में तो फिर इंश्योरेंस आ जाता है, फेटल मतलब डेथ हो गई इंजरी की वजह से, उस समय क्या होता है उसमें आप जो है अगर नॉन फेटल इंजरी है, मतलब आपकी करियर एंडिंग इंजरी है, एसीएल टीयर हो गया इस टाइप का, आपको लमसम पेमेंट दिया जाएगा। इसमें क्या है कि ₹4 लाख से आपकी इनकम कम होनी चाहिए। पहले 2 लाख था, उसको अब इंक्रीज कर दिया गया 4 लाख से। अगर आपकी इनकम कम है तो इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड से एक लमसम पेमेंट आपको दिया जाएगा, आप अपना इलाज करा सकते हैं। आप अगर एक रेफरी हैं, आप कोच हैं और आप अंपायर हैं, फिर भी आपको हेल्प किया जाएगा। आपकी फैमिली, आप मर गए और आपकी फैमिली दे आर लिविंग ऑन हार्ड टाइम्स, आपको फिर हेल्प किया जाएगा। जैसे देखिए मिल्खा सिंह, सो मिल्खा सिंह बिकेम वेरी पॉपुलर, ही हैड लार्ज स्टिंट, उन्होंने बहुत, ही वाज ब्लेस्ड विथ अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर हिज फोर्थ पोजीशन, लेकिन nobody knows the people who went with them। मिल्खा सिंह के साथ जो पूरी कंटिंजेंट गई थी, उनके बारे में तो कोई नहीं जानता। तो दे आर लिविंग अ वेरी इंडिग्नेंट लाइफ। इसमें क्या हुआ होता है, लम सम जो है, इंजरीज अगर आपको हो गई है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, या इंडिग्नेंट सर्कमस्टांसेस में मेंटली आप अल्जाइमर्स हो गया, तो यू आर ऑन द स्ट्रीट्स, कूड़ा चुन रहे हैं आप, तो इस टाइप के केस में जो है आपको उठाया जाएगा। अभी विनोद कामली को आपने देखा होगा, he has deteriorated a lot, although he is of the same age as Sachin Tendulkar, but he has deteriorated a lot। तो उनको 30,000 रुपीज या ऐसा कुछ सुनील गावस्कर देने वाले हैं, बीसीसीआई पेंशन दे रही है उनको, है ना। उसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इट वाज सेटअप इन 2009, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है और मॉनिटर करता है डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम, एंड इट इज कंप्लायंट विद द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। नाडा वाडा सुना होगा आपने, वाडा का बैन लग गया या नाडा का बैन लग गया। सो वाडा जो है, ओके, वाडा जो है, ये जो है आपकी, ये है, ठीक है, नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी, एनडीटीएल। इट इज अ वाडा एक्रेडिटेड लैब, यहाँ पर आपकी डोपिंग टेस्ट होती है। और अभी जो है हॉर्स डोप टेस्टिंग जो है उसमें भी लेके आ गया। तो हॉर्स डोप क्यों कर रहा है? पोलो में हॉर्सेस यूज होते हैं, पोलो में हॉर्सेस यूज होते हैं, यस, उसके साथ इक्विस्टेरियन करके होता है, हॉर्सेस, हॉर्स रेसिंग होता है। सो अब जो है हॉर्सेस जो है उनका भी डोप टेस्टिंग करता है। सो ये क्या करता है, कोई भी बैंड सब्सटेंस जो है उसको लेता है। ये एक सोसाइटीज एक्ट के अंदर है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है इसको, और इट इज अकॉर्डिंग टू द वाडा। तो वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके 30 लैबोरेटरीज है, उसमें से वी आर प्राउड टू से कि एक इंडिया में एनडीटीएल जो है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 30 सच एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज। और अभी इन्होंने हॉर्स का भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया। ओके, और ये नाडा जो है 2009 में सेटअप हुआ। सो ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स हैं। एक क्वेश्चन 2023 में आया था, और मैं क्या करूंगा कि इस साल के जो स्पोर्ट्स के अपडेट है मेजर, वो आपको अलग से एक हैंडआउट में बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब 20-25 दिन पहले ही देने की ट्राई करूंगा। आप उसको एक बार पढ़ लेना, एंड उससे कुछ क्वेश्चंस में भेजूंगा तो उसको बना। ओके, सो इस तरीके से आपका यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आप